जय हिंद दोस्तों, मैं सागर आप सभी का स्वागत करता हूं एसएसटी टीचिंग अड्डा 24/7 के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। आज हम शुरू करने वाले हैं मगध साम्राज्य को। मगध साम्राज्य को पढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष को पढ़ने आज हम लोग पर देखेंगे। अब देखते हैं, शुरू करते हैं हम लोग बिना टाइम पास किए हुए। मगध राज्य के प्रारंभिक इतिहास का अगर हम बात करें, जो मगध राज्य है, अगर इसका प्रारंभिक इतिहास का अगर बात करें तो सर्वप्रथम जो इसका उल्लेख मिलता है, किसका? मगध का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है महाभारत में मिलता है। और इसमें मगध के शासक जरासंध का उल्लेख है, जिसे भीम द्वंद्व युद्ध में पराजित किया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मगध राज्य का प्रारंभिक इतिहास का सर्वप्रथम उल्लेख महाभारत में मिलता है और इसमें मगध के शासक किसको बताया गया है? जरासंध को बताया गया है। यहाँ से बस यही पॉइंट याद रखिएगा कि मगध राज्य का प्रारंभिक इतिहास सर्वप्रथम कहाँ उल्लेखित है? तो महाभारत में उल्लेखित है। और इसमें मगध के शासक किसे बताया गया है? तो जरासंध को बताया गया है। बस इतना ध्यान रखिएगा। यहाँ से नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए, विदेह राज या मगध राज, विदेह राज या मगध राज्य का अगर बात करें, इसमें गंगा के उत्तर में विदेह राज, याद रखिएगा, गंगा के, यह गंगा नदी है, यह कौन रिवर है? यह गंगा रिवर है। इस चीज को याद रखिए। तो गंगा के उत्तर में कौन राज है? गंगा के उत्तर में है विदेह राज और दक्षिण में मगध राज का उल्लेख किया गया है। और दक्षिण में क्या उल्लेख किया गया है? मगध राज का। तो गंगा के उत्तर में कौन सा राज? विदेह राज। और गंगा के दक्षिण में किस राज्य का उल्लेख है? मगध राज्य का उल्लेख है। इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अगर हम बात करें मगध के बारे में, तो मगध प्राचीन काल से ही राजनीतिक उठापटक के साथ धार्मिक एवं सामाजिक जागृति का केंद्र बिंदु रहा है। बोल रहा है कि जो मगध है, मगध प्राचीन काल से ही राजनीतिक उठापटक के साथ धार्मिक एवं सामाजिक जागृति का केंद्र बिंदु रहा है। धार्मिक एवं सामाजिक जागृति का केंद्र बिंदु रहा है। कौन? मगध। तो मगध बहुत ही इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, यह है दक्षिणी बिहार। क्या है? दक्षिणी बिहार का अगर हम चर्चा करें, दक्षिणी बिहार का, यह बिहार का मैप है। यह क्या है? बिहार का, यह बिहार का मैप है। और अगर हम खास करके दक्षिणी बिहार का अगर बात करें, मगध बुद्धकालीन समय में शक्तिशाली राजतंत्रों में एक था, जो आज के दक्षिणी बिहार में स्थित था। अब समझिए, मगध बोल रहा है कि मगध बुद्धकालीन समय में शक्तिशाली राजतंत्रों में एक था। मतलब जितना भी शक्तिशाली राजतंत्र थे उस समय, उसमें से एक मगध था, जो आज के दक्षिणी बिहार में स्थित था। आज का जो दक्षिणी बिहार वाला हिस्सा है, उसी को हम पहले मगध के नाम से जानते थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम बात करें कि कालांतर में यह उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया, जो गौरवमयी इतिहास और राजनीति एवं धर्म का विश्व केंद्र बन गया। याद रखिएगा, बाद में क्या हुआ कि यह जो मगध है, मगध उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया, जो गौरवमयी इतिहास और राजनीति एवं धर्म का विश्व केंद्र बन गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मगध एक शक्तिशाली महाजनपद। टोटल महाजनपद कितने हैं? कितना था? तो 16 महाजनपद। याद रखिएगा, टोटल कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। इस बात को ध्यान रखना। जिसमें सबसे शक्तिशाली अगर कोई था, वह कौन था? मगध था। इस बात को ध्यान रखना। अब देखिए, मगध महाजनपद की सीमा उत्तर में गंगा से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक। बोल रहा है कि मगध महाजनपद जो है, मगध महाजनपद का अगर सीमा का बात करें, तो उत्तर में गंगा, उत्तर में क्या हो गया? गंगा हो गया। गंगा से लेकर के दक्षिण में विंध्य पर्वत तक तथा पूर्व में चंपा से लेकर के पश्चिम में
सोन नदी तक, पश्चिम में सोन नदी तक, याद रखिएगा। तो पूर्व में चंपा से लेकर के सोन नदी तक और उत्तर में गंगा से लेके दक्षिण के विंध्य पर्वत तक, यह मगध महाजनपद का सीमा था, यहां तक इसका फैलाव था। देखिए, मगध की प्राचीन राजधानी राजगृह थी। मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? राजगृह थी, जो 5 पहाड़ियों से, कितने? 5 पहाड़ियों से घिरा नगर था। तो मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? राजगृह। और यह कितने पहाड़ियों से घिरा था? तो 5 पहाड़ियों से घिरा था। कितने? 5 पहाड़ियों से घिरा था। बाद में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित की गई। कहाँ? पाटलिपुत्र में स्थापित की गई। आगे अगर हम देखें, मगध ने तत्कालीन शक्तिशाली या कौशल, वत्स और अवंती को अपने जनपद में मिला लिया। तो जो मगध है, मगध जो तत्कालीन उस समय के जो शक्तिशाली जनपद थे, चाहे वह कौशल हो, वत्स हो या अवंती हो, तीनों को क्या किया है? अपने जनपद में यह मिला लिया है, मगध जनपद में। यानी मगध कौशल को भी मिला लिया है, वत्स को भी मिला लिया है और अवंती को भी मिला लिया है। चलिए आगे हम अगर देखें, इस प्रकार एक समय जो मगध है, मगध का विस्तार अखंड भारत के रूप में हो गया और प्राचीन मगध का इतिहास ही भारत का इतिहास बन गया। तो जो प्राचीन मगध है, प्राचीन मगध का इतिहास ही क्या है? भारत का एक तरीका से इतिहास बन गया। हम लोग आगे अच्छे से पढ़ेंगे। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष करने में बहुत सारे वंशों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। उसी में से एक वंश है बृहद्रथ वंश। आपको ध्यान रखना है, कौन सा वंश? बृहद्रथ वंश। और अगर बृहद्रथ वंश का अगर हम बात करें तो यह सबसे प्राचीनतम राजवंश था। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार जरासंध के पिता तथा चेदी राज वसु के पुत्र बृहद्रथ ने इस वंश की स्थापना की थी। तो अगर हम बात करें कि जो यहाँ पे जो बृहद्रथ वंश है, बृहद्रथ वंश का स्थापना कौन किया? तो बृहद्रथ वंश का स्थापना बोला जा रहा है कि एक तो कि यह सबसे प्राचीनतम राजवंश है। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार जरासंध के पिता तथा चेदी राज वसु के पुत्र, जरासंध के पिता और चेदी राज वसु के पुत्र बृहद्रथ ने इस वंश की स्थापना की थी। तो अगर कोई पूछा जाए कि बृहद्रथ वंश का स्थापना कौन किया है, तो बृहद्रथ ने किया है। चेदी राज वसु, याद रखिएगा, बृहद्रथ और जरासंध, यह नाम आपको ध्यान रखना है। जरासंध कौन है या बृहद्रथ कौन है? बृहद्रथ कौन है? तो बोल रहा है बृहद्रथ के बारे में कि यह जरासंध के पिता तथा चेदी राज वसु के पुत्र बृहद्रथ, जरासंध के पिता चेदी राज वसु के पुत्र बृहद्रथ हैं। इस बात को ध्यान रखिए। आगे अगर हम लोग देखें, इस वंश में 10 राजा हुए, जिसमें बृहद्रथ पुत्र जरासंध प्रतापी सम्राट था। बोल रहा है कि इस वंश में 10 राजा हुए। कितने राजा हुए? 10 राजा हुए। और इसका जो सबसे प्रतापी राजा हुआ, सम्राट हुआ, वह कौन था? जरासंध था। ध्यान रखिएगा। जरासंध ने काशी, कौशल, चेदी, मालवा, विदेह, अंग, बंग, कलिंग, कश्मीर, गंधार के राजाओं को पराजित किया। तो याद रखिएगा कि जरासंध ने किसको किसको पराजित किया? काशी के राजा को, चेदी को राजा को, विदेह के राजा को, बंग को, कश्मीर के राजा को, कौशल, मालवा, अंग, कलिंग, गंधार, ये सारे राजाओं को जरासंध ने क्या किया है? पराजित किया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। जरासंध ने इस वंश की राजधानी वसुमती या गिरिब्रज या कुशाग्रपुर, 3 नाम याद रखना है आपको। कौन कौन? जो जरासंध है, जरासंध ने इस वंश की राजधानी वसुमती, गिरिब्रज या कुशाग्रपुर को बनाई। और जरासंध ने अपनी पुत्री की शादी मथुरा के शासक कंस से की। मथुरा के शासक कंस से की। तो याद रखिएगा कि जरासंध ने इस वंश की राजधानी वसुमती, गिरिब्रज या कुशाग्रपुर को बनाया। और जरासंध ने अपनी पुत्री का शादी मथुरा के शासक किससे किया था? कंस से किया था। याद रखिएगा। चलिए
तो इतना सारा चीज, राजधानी कहाँ कहाँ बना, तो राजधानी जो बना है कहाँ कहाँ, वसुमती, गिरिब्रज और कुशाग्रपुर। जरासंध की पुत्री का विवाह किससे हुआ है, मथुरा के शासक कंस से हुआ है। चलिए, भगवान श्री कृष्ण की सहायता से पांडव पुत्र भीम, भगवान श्री कृष्ण की सहायता से पांडव पुत्र भीम ने जरासंध को मल्ल युद्ध में मार दिया। तो अब ध्यान रखिएगा कि भगवान श्री कृष्ण की सहायता से पांडव पुत्र भीम ने जरासंध को मल्ल युद्ध में मार दिया। उसके बाद उसके पुत्र सहदेव को शासक बनाया गया। तो मल्ल युद्ध में किसको मार दिया गया, जरासंध को मार दिया गया, और उसके बाद उसके पुत्र सहदेव को शासक वहां पे बनाया जाता है। इस बात को याद रखना। तो पांडव पुत्र भीम ने मल्ल युद्ध में वध किया किसका, जरासंध को, और नया शासक कौन बना है, उसके पुत्र सहदेव। इतना सारा बात आप ध्यान रखिएगा। बृहद्रथ वंश का अंतिम राजा रिपुंजय था, यह आपको याद रखना है। अगर पूछा कि बृहद्रथ वंश का अंतिम राजा कौन है, रिपुंजय था। और रिपुंजय को उसके दरबारी मंत्री पुलक ने मारकर अपने पुत्र को राजा बना दिया। देखिए, बोल रहा है कि बृहद्रथ वंश का अंतिम राजा कौन है, रिपुंजय, और रिपुंजय को उसके दरबारी मंत्री पुलक ने मारकर अपने पुत्र को राजा बना दिया। तो रिपुंजय अंतिम राजा है बृहद्रथ वंश का। इसका हत्या पुलक, एक दरबारी था, उसने कर दिया, और फिर पुलक ने अपने पुत्र को क्या कर दिया, राजा बना दिया। लेकिन एक अन्य दरबारी महिये, क्या नाम है, महिये, एक अन्य दरबारी महिये ने पुलक और उसके पुत्र को मारकर अपने पुत्र बिंबिसार को गद्दी पर बैठाया। तो एक और दरबारी है महिये नाम का, महिये ने, जैसे कि यहाँ पे क्या देखें, यहाँ पे आप देखें कि पुलक ने बृहद्रथ वंश का अंतिम राजा रिपुंजय का हत्या किया, और जब पुलक ने अपने पुत्र को, रिपुंजय को हत्या करके पुलक ने अपने पुत्र को शासक बनाया, तो एक और अन्य दरबारी है महिये ने पुलक और उसके पुत्र को मारकर अपने पुत्र बिंबिसार को फिर से गद्दी पे बैठाएगा। ठीक है, अपने पुत्र बिंबिसार को गद्दी पे बिठाया। तो वो उसका हत्या करके, रिपुंजय के हत्या करके पुलक ने अपने पुत्र को बनाया, और पुलक और उसके पुत्र को हत्या करके महिये ने अपने पुत्र बिंबिसार को गद्दी पर बैठाया। और अब जो नया शासक बन जाएगा वो कौन बन जाएगा, बिंबिसार बन जाएगा। चलिए, अब यहाँ से स्टार्ट होता है हर्यक वंश का उदय और इसका पतन। आपको यहाँ से अब ध्यान रखना क्या है कि हर्यक वंश का उदय कब हुआ है। तो पहले तो आपको ईयर ही याद रखना है। हर्यक वंश का 545 बीसी से लेकर के 412 बीसी। आपको पहला ये याद रखना है कि हर्यक वंश का कार्यकाल कब से कब है। तो याद रखिएगा 545 बीसी से 412 बीसी, 545 बीसी से 412 बीसी। अब इसका एक परिचय के तौर पे हम देखते हैं। देखिए, ये अपना प्यारा भारत है। क्या है यह, भारत है। यहाँ आपको भारत दिख गया, और भारत दिखने के बाद यहाँ देखिए गिरिब्रज, इसको राजगीर भी कहा गया। देखिए, हर्यक वंश का अगर परिचय का बात करें तो पहला ही पॉइंट आपको याद रखना है, इसका कार्यकाल कब से कब है शासन का, 545 बीसी से लेकर के 412 बीसी तक। देखिए, हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था। अगर पहला सवाल बहुत इजी पूछा जाता है कि हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, बिंबिसार था। बिंबिसार सेनीय, बिंबिसार क्या बोल रहा है बाबू यहाँ कि सेनीय अथवा श्रेणिक, सेनीय अथवा श्रेणिक के उपनाम से जाना जाता था। तो आपसे भी सवाल पूछा गया है कि सेनीय या श्रेणिक किसे कहा गया है, तो बिंबिसार को कहा गया। इस बात को ध्यान रखिए। तो बिंबिसार हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दूसरा, बिंबिसार को सेनीय अथवा श्रेणिक के उपनाम से जाना जाता है, और अनुमानतः उसका राज्याभिषेक 545 बीसी में हुआ है।
तो आपको तो ये चीज ध्यान रखना ही है कि 545 बीसी में, क्योंकि कार्यकाल ही हर एक वंश का स्टार्ट हो रहा है 545 बीसी से 412 बीसी, 545 बीसी से 412 बीसी। तो इसका राज्यभिषेक भी बिंबिसार का कब हो जाएगा? 545 बीसी में, याद रखिएगा। बिंबिसार ने गिरिब्रज या राजगीर को अपनी राजधानी बनाई। दूसरा सवाल आपसे पूछा जाएगा कि बिंबिसार ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो गिरिब्रज या राजगीर को। आगे अगर देखें, हर्यक वंश के दो शक्तिशाली शासक बिंबिसार और अजातशत्रु, आपको यह दोनों नाम रट के रखना है। हर्यक वंश का जो शक्तिशाली शासक है कौन कौन? बिंबिसार और अजातशत्रु। यह बिंबिसार और अजातशत्रु महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। यह सवाल पूछा जाता है कि हर्यक वंश के उस शासक का नाम बताइए जो महात्मा बुद्ध के समकालीन थे, कि एक तरफ महात्मा बुद्ध है, एक तरफ महात्मा बुद्ध है और एक तरफ बिंबिसार भी उसी समय शासन कर रहा है और अजातशत्रु भी उसी समय शासन कर रहा है। यही इसी का मतलब हुआ समकालीन। तो महात्मा बुद्ध के समकालीन कौन कौन थे? हर्यक वंश के शासक बिंबिसार और अजातशत्रु, बिंबिसार और अजातशत्रु। उनके समय में कौशल के राजा प्रसेनजीत, और कौशल के राजा कौन है? प्रसेनजीत है। अवंती के चंद्रप्रदोत प्रमुख शासन थे। मतलब कहने का मतलब, सिंपल चीज को समझिए कि एक तरफ जिस समय हर्यक वंश के दो शासक बिंबिसार और अजातशत्रु है, उसी समय महात्मा बुद्ध भी हैं, उसी समय कौशल के राजा प्रसेनजीत भी हैं, उसी समय अवंती के चंद्रप्रदोत भी प्रमुख शासक हैं। इतना सारा बात आपको ध्यान रखना है। चलिए एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बोलते हैं। इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। तो जो हर्यक वंश, अगर आपसे पूछा जाए कि किस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है, मतलब अपने पिता का हत्या करने वाला वंश कहा जाता है, तो हर्यक वंश को ही पितृहंता वंश कहते हैं। इस वंश के शासकों का वर्णन इस प्रकार है, जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहला तो हम जान गए कि हर्यक वंश, पहला हमको यही याद रखना है कि हर्यक वंश का कार्यकाल कब से स्टार्ट होता है। तो 545 बीसी से 412, यहाँ हम लोग देखें ना, 545 बीसी से 412 बीसी। अब हर्यक वंश के वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को माना गया, तो बिंबिसार का कार्यकाल 544 बीसी से 492 बीसी, 1-2 साल का अंतर रहेगा, तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है आपको। कहीं कहीं 545 बीसी भी दिखाई देगा और कहीं कहीं आपको 544 बीसी भी। तो यह कोई बहुत बड़ा मतलब इतना लेके चला जाता है, क्योंकि बात हम लोग बीसी का कर रहे हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि बिंबिसार का अगर 544 या 545 भी यहाँ कर दें, 492 ईस्वी तक है। अब इसका कूटनीति और वैवाहिक संबंध के बारे में बात करें तो ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे बिंबिसार एक कूटनीतिज्ञ और दूरदर्शी शासक था, ये तो पहले ध्यान रखिए। उसके प्रमुख राजवंशों में वैवाहिक संबंध स्थापित कर राज्य को फैलाया गया। अब बोल रहा है कि बिंबिसार एक कूटनीतिज्ञ और दूरदर्शी शासक है और उसने प्रमुख राजवंशों में, माने बड़े बड़े राजवंशों में वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने राज्य को एक्सपेंड किया है। लोग युद्ध करके अपने राज्य को एक्सपेंड करते हैं, लोग दोस्ती करके अपने युद्ध करके क्या करते हैं, राज्य को एक्सपेंड करते हैं। लेकिन इसने, बिंबिसार ने कौन सा तरीका अपनाया था राज्य को एक्सपेंड करने का? तो शादी विवाह का एक तरीका से किया था कि बड़े बड़े राजवंशों से क्या कर लेता था, शादी विवाह कर लेता था, उनकी पुत्रियों से, उनकी बहन से, इस तरीका से, जैसे हम लोग अभी यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले बिंबिसार ने किन किन राजवंशों से शादी किया, किस किस से अपना वैवाहिक संबंध स्थापित किया? तो सबसे पहले उसने प्रमुख वैवाहिक संबंध कौशल, हर एक सवाल यहाँ से पूछा जाता है और कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। अगर आप सच में बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं या पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं, तो इतना आप जान लीजिए कि यह लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक लाइन से सवाल पूछा गया है एग्जाम में। चलिए बिंबिसार के बारे में बात करते हैं। तो बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, क्यों किए? अपने राज्य को फैलाने के लिए। पहला उसने वैवाहिक संबंध किया कहाँ? तो कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन कोसला देवी से। कौशल के राजा प्रसेनजीत, कौशल के राजा कौन है? प्रसेनजीत, और उसकी बहन है कोसला देवी के साथ स्थापित किया है। तो याद रखिएगा, पहला विवाह
कौशल राजा प्रसेनजीत की बहन के साथ कोसला देवी के साथ। फिर दूसरा विवाह लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चेलना के साथ किया है। इसने दूसरा विवाह किसके साथ किया है? तो दूसरा विवाह लिच्छवी गणराज्य के एक शासक हैं चेटक। लिच्छवी गणराज्य के शासक कौन है? चेटक हैं, और इनकी पुत्री है चेलना। यहाँ प्रसेनजीत की बहन है कोसला देवी, कौशल राजा प्रसेनजीत की बहन है कोसला देवी, लेकिन यहाँ दूसरा जो विवाह किया है लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री है कौन? चेलना, याद रखिएगा। और तीसरा विवाह जो इसने किया है, तीसरा विवाह मध्य देश, मध्य देश कहाँ है? पंजाब में। पंजाब वाले एरिया को ही पहले मध्य देश कहा जाता था, तो मध्य देश पंजाब की राजकुमारी क्षेमा के साथ विवाह किया है। तो पहला विवाह इसने कौशल नरेश कौशल राजा प्रसेनजीत की बहन कोसला देवी से, दूसरा विवाह लिच्छवी, दूसरा विवाह किससे किया है? दूसरा विवाह लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चेलना से किया है, और तीसरा विवाह मध्य देश यानी पंजाब वाले क्षेत्र की राजकुमारी क्षेमा के साथ किया है। यह तीनों वैवाहिक संबंध से सवाल आए हैं, बार बार आते हैं, तो आपको पूरा एकदम क्लियर होना चाहिए कि कब कब किससे विवाह किया है। चलिए बिंबिसार के बारे में और देखते हैं, साम्राज्य विस्तार और कूटनीति, और इसने क्या क्या अपनाया। देखिए, उसने अवंती यानी उज्जैन के शक्तिशाली राजा चंद्रप्रदोत महासेना, क्या बोल रहा है? चंद्रप्रदोत, तो उसने अवंती के शक्तिशाली राजा चंद्रप्रदोत महासेन के साथ अनिर्णायक युद्ध किया। बाद में दोनों ने दोस्ताना संबंध बना लिया और बीमार प्रदोत के उपचार के लिए अपने राजवैद्य जीवक को उज्जैन भेजा। यह सवाल पता नहीं कितना बार एग्जाम में पूछा है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि बिंबिसार ने अपने किस वैद्य को अवंती के राजा चंद्रप्रदोत को बीमारी से उपचार करने के लिए भेजा था, तो जीवक का नाम आपको याद रखना है। किसका नाम आपको याद रखना है? जीवक का नाम आपको याद रखना है कि जीवक को भेजा था। चलिए, उसने अंग के राजा को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया और वहां अपने पुत्र अजातशत्रु को उप राजा नियुक्त किया। तो याद रखिएगा कि अवंती के राजा जब बीमार पड़े चंद्रप्रदोत, तो अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। कौन? बिंबिसार। बिंबिसार ने अंगराज को भी जीता, और बिंबिसार ने अंगराज को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया और वहां अपने पुत्र अजातशत्रु को उप राजा नियुक्त कर देता है। तो यहां से ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। धर्म और प्रशासन का बात करें बिंबिसार को, तो देखिए, बिंबिसार महात्मा बुद्ध का अनुयायी एवं संरक्षक था। बिंबिसार जो है महात्मा बुद्ध का अनुयायी एवं क्या है? संरक्षक है। विनय पिटक, यह विनय पिटक याद रखिएगा, विनय पिटक के अनुसार बुद्ध से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। बोल रहा है कि बिंबिसार महात्मा बुद्ध का अनुयायी एवं संरक्षक है, और विनय पिटक के अनुसार यह बात कहा गया। विनय पिटक, सुट पिटक, अभिधम पिटक, यह बौद्धों के त्रिपिटक है। तो त्रिपिटक एक विनय पिटक के अनुसार बुद्ध से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, लेकिन जैन और ब्राह्मण धर्म के प्रति भी उसका सहिष्णुता बना रहा। तो याद रखिएगा कि जो बिंबिसार है, विनय पिटक में ऐसा कहा गया है कि जब बिंबिसार भगवान बुद्ध से मिला, तो भगवान बुद्ध से मिलने के बाद उसने कौन सा धर्म अपना लिया? बौद्ध धर्म अपना लिया। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय इतिहास में बिंबिसार प्रथम शासक था जिसने अस्थाई सेना रखी है। तो अगर पूछा जाए कि उस शासक का नाम बताइए जो पहली बार भारतीय इतिहास में अस्थाई सेना रखता है, तो बिंबिसार। कौन हो जाएगा? बिंबिसार। अस्थाई सेना रखने के कारण उसे सैन्य भी कहा जाता है। तो बिंबिसार को सैन्य या सैनिक भी कहा जाता है। सैन्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने अस्थाई सेना रखा था, याद रखिएगा। तो भारतीय इतिहास में बिंबिसार प्रथम शासक है। बिंबिसार प्रथम शासक है जिसने अस्थाई सेना रखा है। आगे अगर चले, बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भगवान बुद्ध की सेवा में नियुक्त किया था। और बिंबिसार देखिए, जो उज्जैन अवंती के जो शासक था चंद्रप्रदोत जब बीमार पड़ा तो भी राजवैद्य जीवक को ही बिंबिसार भेजा था। और बिंबिसार को
बिंबिसार ने जीवक को भगवान बुद्ध की सेवा में भी नियुक्त किया था। इसने बौद्ध भिक्षुओं को निःशुल्क जल यात्रा की अनुमति दी थी। निःशुल्क जल यात्रा की क्या की थी? एक तरीका से अनुमति दी थी, याद रखिएगा। तो कहने का मेरा मतलब, जल यात्रा नाव वगैरह से कहीं जाना हो तो फ्री में जाएंगे। बिंबिसार, यहाँ ब है, बिंबिसार ने तो कौन से? जीवक को भगवान बुद्ध के सेवा में भी नियुक्त किया था, इस बात को याद रखिएगा। और बौद्ध भिक्षुओं को निःशुल्क जल यात्रा का भी अनुमति देता है। बिंबिसार का जीवन का अंत का अगर बात करें, महावंश एक ग्रंथ है। महावंश के अनुसार बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में, कितना वर्ष? 15 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा था। तो महावंश जो एक ग्रंथ है, इसके अनुसार जो बिंबिसार है 15 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा है। बौद्ध और जैन ग्रंथ के अनुसार उसके पुत्र ने उसे बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया, जहां उसका 493 बीसी में निधन हो गया। तो बिंबिसार, बौद्ध और जैन ग्रंथ के अनुसार ऐसा कहा गया कि बिंबिसार का जो पुत्र है उसे बंदी बनाकर कारागार में डाल देता है और उसको 493 बीसी, कब? 493 बीसी में निधन हो गया। बिंबिसार ने अपने बड़े पुत्र अजातशत्रु को उत्तराधिकार घोषित किया था। तो बिंबिसार जो है किसे उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो अपने बड़े पुत्र अजातशत्रु को उत्तराधिकारी घोषित किया था। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस समय तक आपको ध्यान रखना है। और महात्मा बुद्ध के समकालीन कौन? हर्यक वंश के बिंबिसार और अजातशत्रु, ये दोनों के दोनों महात्मा बुद्ध के समकालीन है, इस बात को ध्यान रखिए, याद रखिएगा। अब अजातशत्रु का अगर बात करें, 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक। देखिए, बिंबिसार का कार्यकाल आपको ध्यान रखना होगा, 544 बीसी से लेकर के कितना था? 492 बीसी तक। और अब 492 बीसी से 460 बीसी तक किसका हो जाएगा? अजातशत्रु का काल। आपको सीक्वेंस याद रखना है, जब स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इसी तरीका से मिला कर पढ़ना होता है कि बिंबिसार 544 बीसी से 492 और अब ये 492 से कहाँ तक पहुँच जाएगा? 460 बीसी तक। कौन? अजातशत्रु। देखते हैं इसका। देखिए, बिंबिसार के बाद अजातशत्रु मगध के सिंहासन पर बैठा और इसके बचपन का नाम कुनिक था। यह सवाल पता नहीं कितना बार पूछा गया है। आपसे पूछेगा कि अजातशत्रु का बचपन का नाम क्या था, तो आपको याद रखना है कुनिक। अजातशत्रु के बाबू बचपन का नाम क्या है बाबू? तो कुनिक आपको नाम याद रखना है। क्या नाम है? कुनिक नाम है। वहीं अगर हम बात करें, अजातशत्रु ने कौशल एवं मगध के बीच हुए पहले युद्ध में प्रसेनजीत को पराजित किया। देखिए, अजातशत्रु ने कौशल एवं मगध के बीच जब लड़ाई हुआ तो प्रसेनजीत को पराजित किया। कौन? यही अजातशत्रु ने। परंतु दूसरे युद्ध के बाद प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया। तो प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री प्रसेनजीत ने ही अपनी बहन का विवाह बिंबिसार से किया था और प्रसेनजीत ने अब अपनी पुत्री वजीरा का विवाह, किसका? वजीरा का विवाह किससे किया है? तो अजातशत्रु से। याद रखिएगा, किसका विवाह? वजीरा का विवाह किया है। किससे? अजातशत्रु से। इस बात को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट, अजातशत्रु कूटनीति और विजय। देखिए, वज्जी संघ का पहले बात करते हैं। अजातशत्रु का क्या कूटनीति अपनाया, साम्राज्य को विस्तार में कैसे विजय प्राप्त करता है अजातशत्रु, उस बारे में बात करते हैं। जैन ग्रंथ एक है जिसका नाम है भगवती सूत्र। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार अजातशत्रु ने अपने कूटनीतिज्ञ मंत्री वस्साकर, यह नाम आपको याद रखना है, रट के रखना है कि जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार अजातशत्रु ने अपने कूटनीतिज्ञ मंत्री वस्साकर की सहायता से वज्जी संघ के सदस्यों में फूट डालकर उसकी शक्ति को कमजोर कर दिया और मगध साम्राज्य में मिला लिया। तो अजातशत्रु का कूटनीतिज्ञ मंत्री कौन था? वस्साकर का नाम आपको याद रखना है बाबू, इस बात को ध्यान रखिएगा। किसका नाम? वस्साकर का नाम आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए,
और इस तरीका से वसाकर ने वजी संघ के सदस्यों में फूट डाल देता है, और जब वजी संघ के सदस्यों को फूट डालने के कारण उसकी शक्ति कमजोर हो जाता है तो मगध साम्राज्य में क्या करता है, वजी संघ को मिला लेता है। मल्ल संघ का अगर बात करें, अजातशत्रु ने मल्ल संघ पर आक्रमण कर इसे अधिकार में कर लिया और इस प्रकार पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक बड़े भूभाग पर मगध साम्राज्य का अधिकार हो गया। तो मल्ल संघ को भी अजातशत्रु ने मिलाया, वज्जी संघ को भी अजातशत्रु ने मिलाया, लेकिन वज्जी संघ को अजातशत्रु ने किसकी सहायता से, तो अपने कूटनीतिज्ञ मंत्री वसाकर के सहायता से, याद रखिएगा। अवंती, अजातशत्रु ने अपने प्रबल प्रतिद्वंदी अवंती राज्य पर भी विजय प्राप्त की। तो अजातशत्रु ने वजी संघ को भी मिलाया, मल्ल संघ को भी मिलाया और अवंती को भी अपने क्षेत्र में मिला लेता है। चलिए, अजातशत्रु का धार्मिक दृष्टिकोण पे अगर हम बात करें, यह एक धार्मिक एवं उदार सम्राट था। विभिन्न ग्रंथों के अनुसार अजातशत्रु को बौद्ध और जैन दोनों मत के अनुयायी माना जाता है। तो अजातशत्रु को माना जाता है कि वो बौद्ध को भी मानता था, जैन को भी मानता था। दोनों का है कि यह अनुयायी एक तरीका से माना जाता है कि जैनों का भी अनुयायी था, बौद्धों का भी अनुयायी था। कौन? अजातशत्रु। भरहुत स्तूप कौन सा स्तूप है बाबू? तो याद रखिएगा, यह जो भरहुत स्तूप की एक वेदिका के ऊपर बुद्ध को वंदना करता हुआ दिखाया गया है। तो यहाँ पे भरहुत स्तूप को आपको ध्यान रखना है, और इसका जो वेदिका है, वेदिका के ऊपर बुद्ध को वंदना करता हुआ दिखाया गया है। किसको? अजातशत्रु को। अजातशत्रु ने अपने शासन काल के 8वें वर्ष में बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अवशेषों पर राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया। तो अजातशत्रु अपने शासन के कितवें वर्ष? 8वें। अपने शासन काल के 8वें वर्ष बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अवशेषों पर राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया। अपने शासन के 8वें वर्ष, इस बात को ध्यान रखिएगा। अपने शासन के 8वें वर्ष अजातशत्रु जो है राजगृह में उनका स्तूप का निर्माण करवाता है। अजातशत्रु और बौद्ध संगति और निधन, देखिए 483 ईसा पूर्व में, यह डेट याद रखना है, 483 ईसा पूर्व में राजगृह की सप्तर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। इस संगति में बौद्ध भिक्षुओं से संबंधित पिटकों को सुत्त पिटक और विनय पिटक में विभाजित किया गया। बोला क्या जा रहा है कि 483 में प्रथम बौद्ध संगति हुआ है और प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ, और इस संगति में बौद्ध भिक्षुओं से संबंधित पिटकों को सुत्त पिटक और विनय पिटक में विभाजित किया है। तो सुत्त पिटक और विनय पिटक में विभाजित प्रथम बौद्ध संगति के दौरान किया गया, इस बात को ध्यान रखिए। 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासन काल में ही महात्मा बुद्ध का 483 ईसा पूर्व में क्या हुआ? महापरिनिर्वाण हुआ। इसका मतलब यहाँ इनका देहांत हो जाता है। तो महात्मा बुद्ध का देहांत 483 BC आपको ध्यान रखना है, तथा महावीर का भी निधन 468 BC में हुआ। आपको यह दोनों याद रखना है। महात्मा बुद्ध कब इनका देहांत हुआ है? 483 BC। वहीं महावीर का कब देहांत हुआ है? 468 BC, याद रखिएगा। एक सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार उसने लगभग 32 वर्षों तक शासन किया। अजातशत्रु के बारे में बात हो रहा है कि सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार उसने लगभग 32 वर्ष तक शासन किया, और 460 ईसा पूर्व में इसके पुत्र उदयन ने इसका हत्या कर दिया। उदयन ने इसका क्या किया है? हत्या कर दिया है। तो सिंपल, फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। जो बिंबिसार का कार्यकाल क्या है? 544 BC से क्या था? 544 BC से 492 BC तक, और अजातशत्रु का 492 BC से क्या हो जाएगा? 460 BC तक। और अजातशत्रु का हत्या कौन किया है? इसका पुत्र उदयन। बिंबिसार का हत्या किसने किया था? अजातशत्रु किया था। इसीलिए इस वंश को पितृहंता कहा जाता है। चलिए यहाँ देखिए उदयन ने अजातशत्रु का हत्या कर दिया। कब? 460 में। तो अब उदयन का कार्यकाल 460 BC से 445 आपको याद रखना है।
460 BC से 445 में। अब पाटलिपुत्र का स्थापना होगा। देखिए, यह अजातशत्रु के बाद 460 ईसा पूर्व में मगध का राजा बना और बौद्ध ग्रंथ अनुसार इसे पितृहंता, लेकिन जैन ग्रंथानुसार पितृभक्त कहा गया है। इसकी माता का नाम पद्मावती था। तो समझिए, इसको बौद्ध ग्रंथ के अनुसार उदयन को भी पितृहंता कहा गया, लेकिन जैन ग्रंथ के अनुसार इसे पितृभक्त कहा गया। क्या कहा गया? पितृभक्त कहा गया है। और इसकी माता का नाम क्या है? पद्मावती था। इस बात को ध्यान रखिएगा। उदयन शासक बनने से पहले चंपा का उपराजा था। उदयन राजा बनने से पहले कहाँ का उपराजा था? गवर्नर था, एक तरीका समझिए, तो चंपा का। तो चंपा याद रखिएगा। इसने गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र यानी कुसुमपुरा नामक नगर को बसाया तथा अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थापित किया। तो राजगृह से पाटलिपुत्र राजधानी कौन स्थापित कर रहा है? उदयन का नाम आपको ध्यान रखना है, उदयन का। देखिए, इसने गंगा और सोन नदी के संगम पे कौन सा शहर? पाटलिपुत्र को स्थापित किया है। और राजगृह से उठ करके अपनी राजधानी कहाँ लेकर चला गया है? पाटलिपुत्र लेकर के चला गया। आपको इतना ध्यान रखना है। उदयन का कार्यकाल कब से याद रखना है? 460 BC से लेकर के 445 BC। हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। उदयन का अंत और उत्तराधिकारी का बात करें। मगध के प्रतिद्वंदी राज अवंती के गुप्तचर द्वारा उदयन की हत्या कर दी गई। तो उदयन की हत्या किसके द्वारा? अवंती के गुप्तचर के द्वारा उदयन का हत्या कर दिया गया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उदयन के 3 पुत्र थे। तो बौद्ध ग्रंथ के अनुसार उदयन के कितने पुत्र हैं? 3 पुत्र हैं। और वह तीनों पुत्र कौन कौन हैं? एक का नाम अनिरुद्ध है, एक का नाम क्या है? तो एक का नाम अनिरुद्ध है, दूसरे का नाम मंडक है और तीसरे का नाम नागदशक है। तीसरे का नाम क्या है? नागदशक है। वहीं अगर हर्यक वंश का पतन का बात करें तो इसका पतन 412 ईस्वी में हो जाता है। और हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक था, क्योंकि इसका पुत्र कौन है? तीसरा, नागदशक। तो हर्यक वंश का जो पतन है 412 में फाइनली हो जाता है, 412 BC में। और हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन है? नागदशक है, जो अत्यंत विलासी और निर्बल था। शासन तंत्र में शिथिलता के कारण व्यापक असंतोष जनता में फैला, जिसके कारण राज्य में विद्रोह कर उनका सेनापति शिशुनाग राजा बन गया। तो राज्य में विद्रोह कर दिया कौन? इसका सेनापति ही। और सेनापति विद्रोह करके नागदशक को मार देगा। इस प्रकार हर्यक वंश का अंत और शिशुनाग वंश का स्थापना 412 BC में स्टार्ट हो गया। 412 BC में स्टार्ट हो गया। तो चलिए, आप इसी तरीका से, अगर आपको यह सेशन अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, आपके एग्ज़ाम के लिए इन्फॉर्मेटिव है, इम्पोर्टेंट है, हम लोग बहुत मेहनत से इसको तैयार करते हैं इस कंटेंट को। अगर आपको सीखने को कुछ मिला है, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बेहतर कंटेंट लाया गया था। अगर आप PCS का तैयारी कर रहे हैं या BPSC TRE 4 देने वाले हैं, BPSC TRE 4 देने वाले हैं, उसके लिए खास करके यह कंटेंट डिज़ाइन किया गया था। ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर कीजिए। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, समझ में आ रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।